हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ताने। रसोई की दीवारों पर सुबह की धूप सुनहरी परत चढ़ा रही थी। गैस पर चढ़ी कढ़ाई में तेल हल्की हल्की उबल रहा था। सरसों के दाने जैसे ही उसमें गिरे वे छोटे छोटे पटाखों की तरह फूटने लगे। हल्की सी चटक और फिर प्याज की खुशबू पूरे घर में फैल गई। साक्षी ने कढ़ाई में मसाले डालते हुए मन ही मन सोचा, आज सबको पसंद आए ऐसा खाना बनाना है। वह हमेशा कोशिश करती कि घर के लोग उससे खुश रहें। शादी को 2 साल हुए थे, मगर अब तक उसने अपनापन वैसा महसूस नहीं किया था जैसा मायके में मिलता था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई जिसमें ताने की चुभन साफ झलक रही थी। अरे भाभी, वो शिमला मिर्च 120 रुपये किलो मिल रही है आजकल। मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, तुम वो दाल ले लो ना। इतनी महंगी सब्जी तुम्हें पचेगी नहीं। ये आवाज़ ननद प्रीति की थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो किसी मासूमियत की नहीं बल्कि ताना कसने की आदत की गवाही दे रही थी। साक्षी का हाथ प्लेट में सब्जी निकालने के लिए बढ़ा ही था कि ये सुनते ही बीच हवा में रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द तैर गया, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। प्रीति ने वहीं खड़े खड़े दोबारा चुटकी ली। एक तो मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो, ऊपर से इतनी महंगी सब्जी चाहिए खाने को। साक्षी के गले में जैसे कुछ अटक गया। वह चुपचाप सह सकती थी जैसा वह अक्सर करती आई थी, लेकिन आज उसके भीतर कुछ फूट गया। उसने धीरे मगर साफ आवाज में कहा, दीदी आप भी तो फ्रीका ही खाती हैं। फर्क बस इतना है कि आपको ताना मारने की आदत है और मुझे चुप रहकर सहने की। उसकी आवाज में कांप तो थी मगर दृढ़ता भी। रसोई का माहौल जैसे थम गया। बर्तन की खनखनाहट भी थम गई। दरवाजे पर खड़ी सास कमला देवी सब सुन रही थी। उनकी भौवें सिकुड़ गईं। ये क्या तरीका है साक्षी, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। बहू होकर जुबान चलाने लगी हो। साक्षी ने सिर झुकाकर मगर स्पष्ट सुर में कहा, माँ जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर बार मुझे फ्रीका क्यों कहा जाता है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मेरा कोई हिस्सा नहीं है? कमला देवी का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हें हिस्सा चाहिए? हिस्सा तो मायके में मांगना, यहाँ तो बहू सेवा करने आती है। प्रीति तुरंत माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी। देखा माँ, मैंने कहा था ना, भाभी बड़ी चालाक हैं। खाना पीना मुफ्त में करेंगी और हमें ही कटाक्ष करेंगी। साक्षी का दिल भर आया। आंखों में आंसू थे मगर उसने खुद को रोका। वह जानती थी अगर रो पड़ी तो लोग कहेंगे नाटक करती है। उस रात जब सब सो गए, साक्षी बर्तन धोते धोते अकेले बैठ गई। हाथ साबुन में डूबे थे मगर दिमाग सवालों में उलझा हुआ था। क्या सच में मैं बोझ हूँ? क्या मैं मुफ्त की रोटी खाती हूँ? फिर उसे याद आया, सुबह से रात तक वह कितना काम करती है। सबके लिए नाश्ता, दोपहर का खाना, कपड़े धोना, सफाई करना, फिर शाम को चाय और रात का भोजन। अगर यह सब मुफ्त था तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? उसने गहरी सांस ली। नहीं, अब और नहीं। रात को रोहित का फ़ोन आया। हेलो, खाना खा लिया ना? हाँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आवाज़ भारी लग रही है, सब ठीक तो है? साक्षी ने होंठ भींच लिए मगर चाहकर भी वह सारा सच नहीं कह सकी। कुछ नहीं, बस थकान है। फ़ोन रखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा रोहित घर पर होता तो शायद बात अलग होती, मगर हकीकत ये थी कि रोहित ज़्यादातर वक्त बाहर रहता था और घर की राजनीति से अनजान था। अगली सुबह सब्जी वाला आया। प्रीति ने आलू गोभी खरीदी और जोर से कहा, भाभी तुम मत पूछना कि क्या लाए। तुम्हें तो दाल से ही काम चलाना है। इतनी महंगी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं। साक्षी ने इस बार चुप्पी नहीं साधी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दीदी, आप चिंता मत कीजिए। अब से अपनी सब्जी मैं खुद खरीद लूँगी और खुद ही बना लूँगी। किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। प्रीति भौचक्की रह गई। मतलब तुम अलग से सब्जी बनाओगी? ये कोई होटल है क्या? कमला देवी तुरंत गुस्से में बोली, हाँ बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? घर में 2-2 चूल्हे जलेंगे क्या? साक्षी ने दृढ़ सुर में कहा, माँ जी, अलग चूल्हा नहीं चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे फीका खाने वाली ना कहे। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने हिस्से का खर्च मैं खुद उठा सकती हूँ। यह सुनते ही घर का माहौल जैसे गरज उठा। प्रीति तमतमा गई। वाह भाभी, अभी अभी शादी को 2 साल हुए और आत्मसम्मान का झंडा उठाने लगी। हमारी माँ ने भी तो कभी ऐसा नहीं किया। साक्षी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। दीदी, हर औरत का जीवन अलग होता है। किसी ने चुप रहकर सहा, इसका मतलब यह नहीं कि सबको वही करना होगा। कमला देवी का चेहरा और कठोर हो गया। बहुत बोलने लगी हो। अगली सुबह प्रीति माँ से बोली, माँ देख लेना, ये भाभी धीरे धीरे हाथ से निकल जाएंगी। कल को भाई को भी हमारे खिलाफ कर देंगी। कमला देवी गंभीर सुर में बोली, ऐसा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कैसे काबू रखना है। बहू चाहे जितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, घर में वही चलेगा जो माँ और बेटी चाहें। दोनों ने नजरें मिलाई। यह तय हो गया कि आने वाले दिनों में साक्षी को किसी न किसी तरह झुकाना ही होगा। साक्षी ने अपने वादे के अनुसार सब्जी खुद लाना शुरू कर दिया। कभी भिंडी, कभी लौकी, कभी पनीर। वह छोटी सी थैली में अपनी पसंद की सब्जी डाल लाती और शाम को अपने हिस्से का खाना खुद बनाती। धीरे धीरे रिश्तेदारों तक भी बात पहुंच गई। जब वे घर आते तो प्रीति हंसी में ताना मारती,
देखो हमारी भाभी को, इनका तो अलग होटल खुल गया है, अपनी सब्जी अपनी प्लेट। रिश्तेदार हंसते मगर कुछ चुपके से साक्षी को सराहते भी। एक मौसी ने तो यहाँ तक कहा, कम से कम हिम्मत तो है इसमें, ज़्यादातर बहुएं चुपचाप सह लेती हैं। साक्षी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी टूटने से लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे हैं। रात को जब वह अकेली होती तो अक्सर सोचती, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मैं घर तोड़ रही हूँ या फिर अपना आत्मसम्मान बचा रही हूँ? दिल के भीतर से जवाब आता, नहीं, तुम गलत नहीं हो। अगर ताना सहना ही रिश्ते निभाने की कीमत है तो ऐसा रिश्ता किस काम का। अब घर में जब भी सब्जी की बात होती, साक्षी बिना हिचके कह देती, मैं अपनी ले आऊँगी। धीरे धीरे प्रीति के ताने कम होने लगे, मगर यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। कमला देवी के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि साक्षी को जल्दी से जल्दी काबू करना होगा। साक्षी के खुद के लिए खड़े होने के बाद घर का माहौल बदला बदला सा हो गया था। पहले तो हर बात पर ताना कसने वाली प्रीति अब ज़्यादा बोलने से बचने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में चुभन और गहरी हो गई थी। कमला देवी अक्सर बड़बड़ाती, आजकल की बहुएं कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हैं। हमारे ज़माने में तो सिर झुकाकर रहना पड़ता था, लेकिन अब ये तो अलग रसोई का ऐलान कर रही है। प्रीति तुरंत हाँ में हाँ मिलाती, माँ, अगर अभी नहीं रोका तो कल को भाई को भी अपने कब्जे में कर लेगी, फिर हमें कोई पूछेगा भी नहीं। एक दिन सुबह सुबह प्रीति ने जानबूझकर चाय बनाने से इनकार कर दिया। साक्षी उठी और सबके लिए चाय बना दी। जैसे ही ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आई, प्रीति ने ताना कस दिया, वाह भाभी, बड़ी मेहरबानी, लेकिन अगली बार अपने लिए चाय अलग बना लेना, वरना हमारी चाय का स्वाद भी खराब हो जाएगा। साक्षी चुपचाप ट्रे रखकर चली गई। कमला देवी ने उसी वक्त बात उठाई, बहू, हमें सुनने में आया है कि तुम बाहर की सहेलियों से घर की बातें करती हो। ये ठीक नहीं है। घर की बात बाहर जाएगी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साक्षी चौंक गई, माँ जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। प्रीति ने तुरंत जोड़ा, अरे माँ, मैंने खुद सुना है। मोहल्ले की पूजा भाभी कह रही थी कि साक्षी सबको बताती है कि यहाँ उसे परेशान किया जाता है। साक्षी को समझते देर ना लगी कि यह एक नया खेल है। कुछ ही दिनों बाद रोहित घर आया। उसका चेहरा हमेशा की तरह थका हुआ था, लेकिन आंखों में सुकून पाने की चाह साफ दिख रही थी। साक्षी ने सोचा, यही मौका है सच बताने का। रात को खाना खाते समय प्रीति ने जानबूझकर कहा, भैया, आपको पता है भाभी अपनी सब्जी खुद खरीदती हैं और अलग बनाती हैं। हमें तो लगता है कि इन्हें अब अलग ही रहना चाहिए। रोहित चौंका, क्या, ये सब क्यों? साक्षी ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे बार बार फ्री का खाने वाली कहा जाता है। मैंने सोचा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूँ। रोहित ने माँ और बहन की तरफ देखा, माँ, दीदी, ये सब क्यों कहा आपने? कमला देवी झूठी मासूमियत से बोली, बेटा, हमने कब कुछ कहा, बहू ही हमें गलत समझ रही है। प्रीति ने आंसू निकालते हुए कहा, भैया, हमें तो लगता है कि भाभी को हमसे चिढ़ है, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती हैं। रोहित उलझ गया। उसने साक्षी की तरफ देखा, लेकिन ज़्यादा कुछ कहे बिना चुप हो गया। उस रात साक्षी का दिल टूट गया। क्या सच में मेरा कोई नहीं है इस घर में? रोहित ने अगले दिन ऑफिस का बहाना बनाया और शहर चला गया। जाते जाते बस इतना कहा, देखो, तुम लोग मिलकर रहो, मैं झगड़े नहीं चाहता। साक्षी के लिए किसी ताने से कम ना था। उसे लगा जैसे उसकी तकलीफ को कोई समझना ही नहीं चाहता। उसने फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर खुद को बचाना है तो अपने दम पर ही करना होगा। उसने घर में ही ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में वह गणित में बहुत अच्छी थी। कुछ पुराने संपर्कों से उसे स्टूडेंट मिल गए। अब वह रोज़ शाम को 2 घंटे पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसके पास अपनी जेब खर्च से ज़्यादा पैसे आने लगे। उसने सोचा, अगर ताना मारने वालों को जवाब देना है तो कामयाबी से बेहतर हथियार कोई नहीं। एक दिन जब प्रीति ने देखा कि साक्षी ऑनलाइन पढ़ा रही है तो वह फिर ताना कसने लगी, वाह भाभी, अब तो पैसे भी कमाने लगी, लेकिन ध्यान रखना, इस घर का खर्चा हम उठाते हैं, ये छोटे मोटे पैसे मत गिनना। साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, छोटे मोटे पैसे ही सही, लेकिन ये मेरी मेहनत के हैं। उसकी बात सुनकर प्रीति का चेहरा उतर गया। कमला देवी भी खामोश हो गई। कुछ हफ्तों बाद रोहित फिर घर आया। इस बार उसने साक्षी की पढ़ाई लिखाई और कमाई की बातें सुनी। उसने गर्व से कहा, वाह साक्षी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि तुमने समय का सही उपयोग किया। यह सुनकर प्रीति और कमला देवी दोनों को झटका लगा। प्रीति तुरंत बोली, भैया, आपको तो बस भाभी की ही चिंता रहती है, हमें तो जैसे आप भूल ही गए। रोहित हंसकर बोला, दीदी, आपसे क्यों चिढ़ूंगा, लेकिन सच कहूँ तो साक्षी ने जो किया वह सराहने लायक है। आप भी चाहें तो कुछ नया कर सकती हैं। प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस रात साक्षी अकेली बैठी थी। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत को कोई पहचान मिल रही है। तानों के बीच भी उसने अपना रास्ता खुद बनाया था। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने महसूस किया कि आत्मसम्मान शब्दों से नहीं, काम से मिलता है। मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन कमला देवी और प्रीति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने तय किया कि अगली बार जब रिश्तेदार आएंगे
तो साची को फिर नीचा दिखाया जाएगा। प्रीति ने माँ से कहा, माँ हमें मिलकर भाभी को सबके सामने शर्मिंदा करना होगा, तभी ये अपनी औकात समझेंगी। कमला देवी ने सिर हिलाया, हाँ अब वक्त आ गया है इसे सबक सिखाने का। रात गहरी थी लेकिन साची की आंखों में नींद कोसों दूर थी। मन ही मनवा सोच रही थी, क्या मैंने सचमुच सही किया? अपनी बात रखना गलत तो नहीं था। वह उठकर बालकनी में जा बैठी। चांदनी में आंगन चमक रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छूते मानो हिम्मत बंधा रहे हों। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, सोई नहीं? रोहित था। वह अचानक घर आ गया था बिना बताए। साची की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। उसने झिझकते हुए सब कुछ बता दिया। प्रीति के ताने, सास की अनकही नाराजगी और उसके भीतर उपजा आक्रोश। रोहित लंबे समय तक चुप रहा, फिर बोला, साची मुझे माफ़ करना, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैं सोचता था घर सब संभाल लेगा, पर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब चीज़ें ऐसी नहीं चलेंगी। उसकी बातों ने जैसे साची के भीतर की गांठ ढीली कर दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद लड़ाई वह अकेली नहीं लड़ेगी। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ते पर बैठे तो रोहित ने सीधी बात कही, माँ प्रीति, आपसे घर का खर्च मैं और साक्षी मिलकर संभालेंगे। सबके हिस्से बराबर बटेंगे और कोई किसी को फ्रीखोर कहकर ताना नहीं मारेगा। कमला देवी चौंकी, पर बेटा घर में बहू को कौन पैसे खर्च करने देता है? उसका काम तो सिर्फ खाना बनाना और सेवा करना है। रोहित ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ वक्त बदल गया है, साक्षी भी नौकरी करती है। घर में उसका योगदान सिर्फ रोटी बेलने तक सीमित नहीं है। प्रीति ने बीच में टोका, भैया आप उसकी बातों में आ गए हैं। कल को ये कहेगी कि अलग खाना बनाएगी, फिर तो घर बिखर जाएगा। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, दीदी मैं घर तोड़ने नहीं जोड़ने आई हूँ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रोहित ने फैसला लिया कि साक्षी को पूरी आज़ादी होगी। उसने साक्षी के साथ बैठकर एक मासिक बजट बनाया। शुरुआत में कमला देवी और प्रीति को यह सब नागवार गुजरा। वे बड़बड़ाती, ताने कसती, मगर धीरे धीरे उन्हें भी एहसास हुआ कि अब हालात बदल चुके हैं। साक्षी ने घर की रसोई को संवार दिया। महंगी सब्जियां अब कोई मुद्दा नहीं रहीं, क्योंकि जो चाहिए वह अपनी कमाई से ला सकती थी। कुछ महीने बाद एक बड़ा मौका आया। रोहित का ट्रांसफ़र शहर के दूसरे हिस्से में हो गया। वह चाहता था कि वह साक्षी और बच्चा, साक्षी गर्भवती थी, साथ रहे। यह सुनकर प्रीति भड़क उठी, भैया आप चले गए तो हमारा क्या होगा? रोहित मुस्कुराया, प्रीति तुम्हें लगता है कि बहन पराया हो गया हूँ? नहीं, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी साक्षी और हमारा होने वाला बच्चा है। माँ की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, मगर बहू को तानों में झोंकना सही नहीं। कमला देवी चुप थी। वह समझ गई कि बेटा बदल चुका है और बहू भी अब दबने वाली नहीं। घर छोड़ने से पहले की रात प्रीति ने फिर ताना मारा, भाभी देख लेना, एक दिन भैया भी तुम्हारे इन नखरों से तंग आ जाएंगे। जितना उड़ना है उड़ लो। साक्षी ने पहली बार बिना गुस्से बड़े शांत स्वर में कहा, दीदी रिश्ते तानों से नहीं समझ से चलते हैं। प्रीति उसकी आंखों में झांकती रह गई। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह केवल कटाक्ष करके खुद को बड़ा साबित करती रही। कुछ दिनों बाद रोहित और साक्षी शहर के नए घर में शिफ्ट हो गए। घर में भी धीरे धीरे बदलाव आया। प्रीति नौकरी करने लगी। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए दवाई और घर का सामान खरीदा तो उसे साक्षी की कई बातें याद आईं। उसे लगा, शायद भाभी सही कहती थी, आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सम्मान है। कमला देवी भी उम्रदराज होती जा रही थी। उन्हें बहू की कमी खलती थी, लेकिन अब समझ आ गया था कि हर इंसान की अपनी जगह और इज्जत होती है। एक साल बाद जब पूरा परिवार किसी त्योहार पर एकत्र हुआ तो माहौल बदला बदला था। इस बार खाने की मेज पर किसी ने ताना नहीं मारा, सबने मिलकर हंसते हुए खाना खाया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।